हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला एक्सरसाइज है 4A उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। मतलब आपको कुछ समीकरण दिया गया है, आपको यहाँ बताना है कि इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोस्तों ये सारे जो प्रश्न हैं आपके NCERT में भी है। फिलहाल हम लोग डॉक्टर मनोहरी बुक का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भैया x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा बताइए आप। यही हो जाएगा क्या? जी हाँ, 2x माइनस 3। देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, -3 इस साइड आएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोस्तों जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर bx प्लस इज इक्वल टू 0। आपका ये जो है क्वेश्चन जो इक्वेशन बन के आया है और ये जो इक्वेशन इसे कंपेयर करिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है ना। मतलब आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 तो होना चाहिए। और आपके पूरे इक्वेशन में कहीं भी एक्स स्क्वायर का टर्म होना ज़रूरी है। तो बताइए इसमें आपका एक्स स्क्वायर का टर्म है कि नहीं? जी है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाला टर्म नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, एक्स वाला टर्म रहे या ना रहे। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए पहले। तो x माइनस 2x इज इक्वल टू -6 प्लस 2x हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, -2 का जब 3 में करेंगे तो -6, -2 का -x में करेंगे तो +2x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर -2x और -6 इस साइड आएगा, प्लस हो जाएगा, और ये है कि ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये भी देखिए आपके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है कि नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा ना। तो ये भी आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये ऐसी ब्रैकेट दिया रहेगा, इसको सॉल्व करके आप चेक करना है कि ये जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसके जैसा दिख रहा है कि नहीं। बस आप तुलना कर दीजिए, तब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। बहुत आसान है, पहला एक्सरसाइज आपके बहुत आसान है, आपके जो सिलेबस में है, बुक में है। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। कैसे करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करिए पहले। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x, 2 का करेंगे -2x, -2 इक्वल टू एक्स का x में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस -3 का +3 का -1 में करेंगे तो -3। देखिए दोस्तों ये गुणा है तो गुणा आपको आना चाहिए। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि गुणा करने आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही गायब हो गया तो द्विघात हुआ। द्विघात का मतलब ऐसा समीकरण जिसमें जो चर रहे, जो वेरिएबल रहे, उसका जो पावर रहे वो 2 रहे, उसकी जो डिग्री रहे 2 रहे, उसका जो घात रहे 2 रहे। लेकिन यहाँ पे इस समीकरण में कहीं भी आपको पावर 2 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। ठीक, अब इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन चेक करिए क्या है। x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करिए। x का 2x में करें कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, x का 1 में x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। 0 नहीं भैया, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 5 में करेंगे 5x हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर प्लस इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, और 5x इधर प्लस इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 4x कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। और यहाँ पे भी एक चीज़ और देखिए, -6x है और -3 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर -9x -3 इक्वल टू 0। ये भी आपका किसके फॉर्म का है,
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। भैया इससे कंपेयर करिए, देखिए इसके रूप का दिखाई दे रहा है कि नहीं। जब भी आपको ऐसा दिखाई देगा तो आपका यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं आ रही होगी, बहुत आसान है। बताइए कोई समस्या आ रही है आपको? इन सब सारे प्रश्नों को करने में कोई समस्या नहीं। आप पाँचवा भी कर लेंगे। ठीक है, पाँचवा भी उसी प्रकार से है। आप इसको ओपन करिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर, और 6 में क्या करिएगा आप a प्लस बी का होल क्यूब लगाइएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपको मैं बता दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप इस फार्मूले को यूज करिएगा तो ये वाला ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो आप देखिएगा इसके रूप का दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर दिखाई देगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं दिखाई देगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप सातवां भी कर लीजिएगा। ओके, कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। तो मैं लास्ट क्वेश्चन 9वां बता दे रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, या इसमें देखिए ये भी एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स क्यू, तो ये कैंसिल हो जाएगा जब आप इसको ओपन करेंगे इस फार्मूले से। तो कोई किसी भी प्रश्न में आपको समस्या नहीं होगी। आई होप आप जब प्रयास करेंगे तो कर लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 चेक करना है कि द्विघात है कि नहीं, मतलब पावर 2 आपको चेक करना है किसी भी समीकरण में आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 भाई, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 0। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, 9वां। तो हम आपको एक पावर 3 वाला बता दे रहे हैं, क्योंकि ये वाला देखिए पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ये डिस्कस किया है हमने और ये भी डिस्कस किया है। तो 9वां को छोड़ के मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां मैं बता रहा हूँ। 7वां क्या है भाई? x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का होल क्यूब। ठीक है, यही है। सबसे पहले हम यूज करेंगे फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर यहाँ पे क्या होता है बताइए? माइनस 3ab a माइनस बी, यही होता है। ठीक है, यही आपका फार्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, इसको जो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ का x³ हो जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा मेरे भाई? और क्या हो जाएगा बताइए? 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 27 माइनस a की जगह पे देखिए 3 इंटू a आपका क्या है? x है, b आपका 2 है, x माइनस 3। इतना समझ में आया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? x³ देखिए x³ कैंसिल हो जाएगा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या बचा? 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 27, 3 दूनी 6x, x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 27 इस साइड आएगा, उसको प्लस कर दीजिए तो 27 एक 28 हो जाएगा। 4x माइनस x प्लस 28 इक्वल टू 6x का इसमें करेंगे तो माइनस 6x² और 6 त्रिके 18x हो जाएगा। सबको इस साइड लेके आइए तो 4x² प्लस 6x² माइनस x माइनस 18x प्लस 28 इक्वल टू 0। यहाँ पे 28 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए भैया क्या करना है? 18x को इसको और इसको प्लस माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2x² माइनस 19x प्लस 28 बराबर 0। तो दोस्तों ये आपका देख रहे हैं किसके फॉर्म का है? आपके ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है कि नहीं? बताइए है कि नहीं? ठीक है, इसके रूप का है तो आप लिख देंगे कि जी हाँ, दिया गया समीकरण या अतः अभिष्ट समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, तुलना करने पर आपको जो मिल रहा है द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर भी 2 है वेरिएबल का और इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10वां डिस्कस करें, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रश्नावली 4A का एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब आपके 2 क्रमागत पूर्णांक दे दिए हैं, उनका गुणनफल कितना है? 306 है। कितना है उनका? 306 है। तो हमें यह बताना है कि जो हमारे दोनों पूर्णांक है वो क्या है। दोस्तों क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाला।
जैसे 2 है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो जो क्रम से आता है उसको बोलते हैं क्रमागत। अब धनात्मक का मतलब आपका जो क्वांटिटी रहे प्लस रहे, नेगेटिव न रहे। अब पूर्णांक का मतलब जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे भैया, हल माना पहली धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए x हो जाएगा, और दूसरी क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका x + 1, ठीक है। जब भी क्रम से आएगा हमेशा +1 ऐड करिए, क्योंकि 2 के बाद 3 आएगा, तो 2 आपने पहला मान लिया 2, 3 कब आएगा, जब 2 + 1 करेंगे तभी 3 आएगा ना, इसलिए हम x में क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भैया, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आपका, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई करना है, गुणा कर देना है। तो भाई हमारे पास पहला संख्या x है, दूसरा क्या है, x + 1 है। अब इनका जब गुणा करेंगे तो x इंटू x + 1 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 306 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करिए, x² + x इक्वल टू 306, ठीक है। अब 306 इस साइड लेके आइए, माइनस करिए इसको, तो हो जाएगा आपका ये दिस, ठीक है, बराबर 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है दोस्तों, क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे होगा, 306 का फैक्टर ऐसा करिए कि माइनस करने पर 1 आ जाए, गुणा करने पर 306 है। तो सबसे पहले इसको करने का एक मेथड ये होता है कि 306 को हम फैक्टराइज कर लें, यहाँ पे गुणनखंड करें, तो इसको 2 से उड़ा दीजिए, कितना बचेगा, ये बचेगा, फिर 3 से 3 5 15, 3 कम 3, फिर कितना हो जाएगा, 3 से 3 कम 3 बचेगा कितना, 2, 3 कितना बचेगा भाई, 2, 3 7 21, फिर 17 कम 17, ठीक है। 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 17, ठीक है दोस्तों। 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18, 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 18 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x² प्लस यहाँ पे लिखेंगे क्या, 18 - 17 इंटू x - 306 बराबर 0। अब x का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो x² प्लस 18x - 17x - 306 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x + 18 बचेगा, यहाँ से -17 कॉमन लेंगे तो x + 18 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने 17 कॉमन लिया है ना, जो देखिए जो कॉमन लिया जाता है उसी से भाग दिया जाता है। तो जब आप -17 कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस आपका प्लस हो जाएगा। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस, अंदर का साइन प्लस हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए जब सही करेंगे तो ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा आपका हमेशा बराबर मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x + 18 फिर ये वाला x - 17 इज इक्वल टू 0। दोस्तों आप एक चीज़ और जानते हैं कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर रहे, जब दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर रहे, 0 के बराबर रहे, तो इसका मतलब यह होता है कि पहली संख्या या 0 के बराबर रहे या आपका दूसरी संख्या 0 के बराबर रहे। एक मैथ का रूल होता है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर रहे, या तो पहली संख्या 0 के बराबर है या तो दूसरी संख्या 0 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -18 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो ये वाला तो होगा नहीं, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 17 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17, क्योंकि यह धनात्मक भी है। तो हमारी यहाँ से पहली धनात्मक पूर्णांक क्या निकल के आई, अतः पहली धनात्मक पूर्णांक 17 तथा दूसरी क्या हो जाएगी, 17 + 1 बराबर 18 है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, मतलब देखना है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। उसके बाद आपका ये समीकरण बनेगा, समीकरण को हल करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। जब गुणनखंड विधि से करेंगे तो x के 2 वैल्यू आएंगे, पहले को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ऋणात्मक है, जबकि हमारा क्वेश्चन बोला है धनात्मक हमें चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू 17 आई तो आपकी पहली पूर्णांक यही हुई और दूसरी 17 + 1 18। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 था, आप इसको नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज़्यादा समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें दूरी दे दिया है और यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। तो चलिए रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, जब हम प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 पढ़ चुके हैं तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया है, जो पूछा जाता है उसी को मान लिया जाता है। तो चलिए क्या पूछा गया, चाल पूछा है भाई, मान लो चाल। तो माना रेलगाड़ी की चाल कितना भाई, x किमी प्रति घंटा। क्या मान लो आप, x किमी प्रति घंटा। ठीक है, दूरी कितना दिया है, 480 किमी दिया है। ठीक है, किमी दिया है। एक बात बताओ, क्या बताओ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। और जब यहाँ से समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तो ये फार्मूला आ जाएगा कि नहीं। तो अब हमें क्या लिखेंगे भाई, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, 480 किमी की दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है आपका, 480 है, चाल कितना है, x है। ठीक है, ये आपका घंटा लग चुका है, इतना घंटा लगा है। ठीक है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, ठीक है, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तब लगा समय। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, जब चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो लगा समय क्या हो जाएगा भाई, तब कितना समय लगेगा, 480 बटा x माइनस 8। क्योंकि दोस्तों पहले जो हमारी स्पीड थी x किमी प्रति घंटा थी, लेकिन बाद में कितनी हो जा रही है, 8 किमी प्रति घंटा कम हो जा रही है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब यहाँ से ध्यान दो, क्या ध्यान दो, तो जब उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को, जैसे मान लीजिए हमारी रेलगाड़ी यहाँ से जा रही है, यहाँ से यहाँ तक उसको ट्रैवलिंग करना है, तो ये तो जो उसकी डिस्टेंस है पूरा आपका कितना है, 480 किलोमीटर है। कितना है, 480 किलोमीटर है। लेकिन रेलगाड़ी जब स्पीड से चल रही, समान चाल से चल रही है, तो वह उसी दूरी को आपको कितने समय में तय कर ले रही है, जब 8 किमी प्रति घंटा कम हो रही है तो वह उसी दूरी को 3 घंटे ज़्यादा समय लेती है ना। मान लीजिए अभी 5 में पहुंच रही है, 5 घंटा में पहुंच जा रही है जब उसकी चाल x है, लेकिन जब 8 किलोमीटर कम हुआ है तो 3 बढ़ जा रहा है, मतलब 8 घंटा लग जा रहा है उसको। तो सीधा सा मतलब यह है कि जो उसका समयों में अंतर कितना दिया है, दोनों समयों में अंतर कितना है मेरे भाई, 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटा। अभी 3 घंटा कैसे है, ज़्यादा कब लग रहा है, समय ज़्यादा कब लग रहा है, समय ज़्यादा कब लगेगा, जब चाल आपकी कम होगी तब समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी क्वांटिटी समय वाली ये हो गई। ठीक, तो पहले लिखेंगे 480 बटा के x माइनस 8। अब पहले वाला समय क्या था आपका, 480 बटा के x, अंतर कितना है, 3 घंटा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं मेरे भाई। मान लीजिए आप 480 किलोमीटर जा रहे हैं रेलगाड़ी से, आपकी चाल है x, तो आपको पूरा ट्रैवल करने में कितना समय लग रहा है, मान लेते हैं 5 घंटा लग रहा है, 5 घंटा पहले लग रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी चाल कम हुई, x से x माइनस 8 हुई, तब आपको यही समय बढ़ के कितना लगने लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो यही दूरी आप जब तय कर रहे हैं तो 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब 8 लग रहा है। पहले कितना लग रहा था, 5, अब कितना लग रहा है, 8। तो बड़ा कब हुआ, ये वाला समय, इसलिए हम इसमें से इसको माइनस किए हैं, बराबर 3 के इक्वल किए दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है, बस गुणा गणित करना है। मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करने का कोशिश करता हूँ, या यहीं पे बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 480x माइनस
या यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। देखिए 480 का एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा, 480 एक्स प्लस 8 0 0 8 बट्ठा 64, कैरी लगा 6, 8 चौके 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 बराबर 3। यही हो जाएगा क्या मेरे भाई, बटा के ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ताकि हम अपने सॉल्यूशन को अच्छे से कर पाएँ। ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लाई 3 में कर रहे हैं, तो पहले तो ये देखिए क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी ये वाली। ठीक है, जब 3 का मल्टीप्लाई इसमें आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर 8 3 24x बराबर कितना है आपका 3840। यही है मेरे भाई, यही है आपका। अब इसको इस साइड लेके आइए तो क्या हो जाएगा 3, अब 3 से डिवाइड भी कर दीजिए आप, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 3 8 24 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए तो 1280 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 1280 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 छक्के 12 2 चौके 8, ये 2 3 2 दूनी 20 एंड ये आप इसको आप अपने फटाफट करिएगा। आपको ऐसी संख्या लाना है कि घटाने पर 8 आ जाए। 40 20 10 और 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो 32 और 40, तो 40 में से 32 घटाएंगे तब 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 40 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 1280 बराबर 0। दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है ये। गुणनखंड आप लोग सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे गुणनखंड नहीं बताया जाएगा। यहाँ से x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 40 और यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे प्लस 32 तो यहाँ पे बचेगा 40 बराबर 0। देखिए जब सही करेंगे तो दोनों डब्बा आपका सेम मिलेगा बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 40 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 32। दोस्तों कभी भी चाल आपका ऋणात्मक नहीं होता है तो इसको हम छोड़ देंगे। तो आपकी जो चाल निकल के आई x आपने क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, 40 किमी प्रति घंटा है दोस्तों रेलगाड़ी की चाल। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 11 था मे बी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान है, समीकरण बना लेंगे तो कर लेंगे। ओके, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। ठीक है, एक कोई आयताकार भूखंड है, उसका जो क्षेत्रफल कितना है, मान लीजिए आपका आयताकार भूखंड है। ठीक, उसका जो क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर है। ठीक है, कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। ये इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको लंबाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, LB। तो जो इसकी जो लंबाई है, लंबाई इसका जो लंबाई है इसके चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे भैया, मान लीजिए माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लीजिए आप x मीटर है। ठीक है, कितना है x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा भाई, आप समझो, यहीं पे समझने वाली बात है। तो लंबाई आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुने
चौड़ाई कितना है x है, इसके दोगुने से एक अधिक है, दोगुने से एक अधिक है, बन गया। अब हमें क्या, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई आपका x है, चौड़ाई कितना है 2x + 1 है, ठीक है। लेकिन ये तो होता है, लेकिन प्रश्नानुसार हमें क्षेत्रफल कितना दिया है 528, तो 528 बराबर x का अंदर मल्टीप्लाई करो 2x² + x हो जाएगा, ठीक है। 528 उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। अब इसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 528 का फैक्टर कैसे होगा, 528 का फैक्टर कर दो मेरे भाई, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौके यही होगा क्या, 2 3 2 2 6 1 और कुछ हैं, और कुछ 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ठीक है, 2 33 33 33, ठीक है। ये आपको मैं फैक्टर इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें माइनस करने पे 1 आए। तो जब भी कभी मौका मिले आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट रहे उसका मल्टीप्लाई, 1 मिनट दोस्तों, ये जो 528 देख रहे हैं ना, इसका x² के गुणांक में भी हमें गुणा करना है। तो 528 का हमें 2 में करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 1056 हो जाएगा क्या, 1000 क्या हो जाएगा 56, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10। ये चीज़ 528 और x² का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक कितना है 2 है। जब 528 का गुणा 2 में करेंगे तब हमें फैक्टर करना है, ठीक है। ऐसे करेंगे तब सही रहेगा। अब देखिए 2 से काटिए, 2 5 10, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या बचेगा भैया 2 छक्के या 2 8 16, सॉरी 2 8 16। अब इसको काटेंगे भाई, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौके 2 3 6, 2 दूनी 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 33 और 33 से कम 33, ठीक है। तो इसका फैक्टर किए तो यह है। अब देखिए यहीं से काम बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 33 माइनस 32 कर देंगे तो 1 आ जाएगा जी, आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई 2x² + 33 माइनस 32 इंटू x माइनस 528 बराबर 0। अब हमें क्या करना है भाई, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। यहाँ से x का मान ले लो तो बचेगा क्या, 2x + 33 माइनस यहाँ से 32 का मान ले लो तो बचेगा क्या, x माइनस क्या का मान होगा भाई, 16 का मान होगा, ठीक है, सॉरी 16 का मान ले लो, 16। तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ हो जाएगा प्लस, माइनस का मान लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 33 बराबर 0। दो संख्याओं का जब अभी एक मिनट अभी वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अब इसको एक बार और लिखो, 2x + 33 और x माइनस 16 बराबर 0। जब दो संख्याओं का गुणनफल आपके 0 के बराबर है तो पहली संख्या 0 रहे या तो दूसरी संख्या आपका 0 के बराबर रहे। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। तो जब आपका ये वाला 0 होगा, 2x + 33 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -33/2। कभी भी लंबाई दूरी ऐसा माइनस में नहीं होता, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे, अग्राह कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे चूँकि दूरी या लंबाई माइनस में नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए अग्राह करने पर, ठीक है, छोड़ देंगे। सेकंड क्या है आपका, x माइनस 16 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 16। दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू 16 आ गई और x आपने क्या माना था, चौड़ाई माना था। तो अतः चौड़ाई क्या हो जाएगी, अतः चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई क्या हो जाएगी मेरे भाई, 2x + 1। x की जगह पे क्या आ गया, 16 + 1, 16 दूनी 32 से 33, ठीक है। ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका क्या हो गया, लंबाई 33 मीटर आएगा। आपको यूनिट ज़रूर लिखिएगा, इकाई जो दिया रहेगा वो ज़रूर लिखिएगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सिंपल सा सॉल्यूशन यही था दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है आपके प्रश्नावली में 4A में, क्वेश्चन नंबर 13, उसको मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कह रहा है। ये प्रश्नावली 4A का लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मतलब उसको सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। तो द्विघात समीकरण आपका है ये। इसको पहले द्विघात समीकरण में हमको चेंज करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, अपने x को फाइंड करना है। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की जो माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले तो हम मानेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है। मान लिया, यहाँ पे लिखिए माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की x वर्ष आयु है, तो रोहन की माँ की क्या हो जाएगी, x + 26 हो जाएगी। ठीक है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी है भैया, x + 26 वर्ष है। ठीक है, कोई समझ में आया यहाँ पे, कोई दिक्कत, समझने में कोई परेशानी नहीं? बताओ यहाँ पे कोई समझने में परेशानी हुआ? नहीं होगा, क्यों होगा? चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर चुके हैं ना, उसमें कैसे माना जाता है, क्या किया जाता है, बाद दिया रहे पहले दिया रहे तो क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो ये हो गया। कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। पहले भाई 3 वर्ष बाद भी निकाल लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी बताइए। जब बाद कहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को बाद में कह देता है तो हम जोड़ते हैं, तो x + 3 वर्ष हो जाएगा आयु। ठीक है, 3 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी भैया, पहले कितना था, वर्तमान कितना था, x + 26, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, x + 29। ठीक है, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद उनकी जो आयु का गुणनफल है 360 हो जाएगा। तो पहले 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, फिर उनकी माँ की आयु का जो गुणनफल होगा किसके बराबर होगा, 360 के बराबर हो जाएगा। यहाँ समीकरण बना लो, सॉल्व कर लो। x का x में करें कितना हो जाएगा, x² x का 29 में करेंगे 29x, 3 का x में करेंगे 3x, और यहाँ पे 9 त्रिके 27 और 3 दूनी 6 1 7 बराबर 360। ठीक है बच्चा, 9 त्रिके 27, 3 दूनी 6, 1 मिनट भैया, 9 त्रिके 27, कैरी लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 87 हो जाएगा ना। अब 29 3 32x, 360 में से 87 घटेगा, कैसे घटेगा ध्यान दे लो, इज इक्वल टू 0। घटा दो भाई, x² + 32x - 0, और 10 में से 7 गया 3, एंड 5 में से 8 गया 7 और 2, 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आएगा ना। चलो 273 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 273 का गुणनखंड कैसे होगा, 3 9 27, यहाँ आ जाएगा ये 7 1 कम 7, बचेगा 2, कितना बचेगा, ठीक है। ठीक, अब कैसे हो जाएगा, 7 त्रिके 21 और नहीं 13 तिया 39 में से जब 7 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, x² + 39 - 7 x - 273 लिख सकते हैं क्या हम, 32 के जगह पे ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, x² + 39x - 7x - 273 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 39 बचेगा, यहाँ से -7 कॉमन लेंगे तो x + 39 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए x + 39 और दूसरे ब्रैकेट में x - 7 इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 तब होता है जब पहली संख्या 0 के बराबर रहे, या तो दूसरी संख्या आपके 0 के बराबर रहे। ठीक है दोस्त, ये
और x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -39, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। दोस्तों एक माइनस में आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है, तो आपको जब भी माइनस में कोई चीज़ आ जाए तो उसको लिखेंगे कि अग्राह्य करने पर। क्या लिखेंगे? अग्राह्य करने पर। क्यों? क्योंकि समय कभी माइनस में होता है, आयु कभी माइनस में होगा। आप कहेंगे कि मेरी आयु -20 वर्ष है, ऐसा कहेंगे नहीं ना, तो इसीलिए हम अग्राह्य कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। इसलिए x की वैल्यू जो 7 आई है वही रोहन की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भाई? रोहन की वर्तमान आयु आपकी 7 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पे लिख लीजिएगा। अतः रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। ठीक है मेरे भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था प्रश्नावली 4A का। ये आप नोट कर लीजिएगा। इसमें सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे आगे की क्लास में, आगे की वीडियो में, कि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमें कैसे फाइंड करते हैं, मूल। आप लोग बहुपद चैप्टर में हम लोग निकालते थे शून्यक, लेकिन यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे मूल क्या होता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप इसको समझ के नोट कर लीजिए। और ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।